नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। उस पुस्तक में हमारा अध्याय है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। इस अध्याय से संबंधित पहले मैं 2 आपको पत्र करवा चुकी हूँ, क्योंकि कार्यालयी लेखन में विभिन्न प्रकार के पत्र आ रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको सरकारी पत्र लेखन समझाया था, उसके नियम बताए थे, उसकी विशेषताएं बताई थी, उसका प्रारूप समझाया था। उसके बाद मैंने आपको अनुस्मारक समझाया था। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका विषय है टिप्पण। ये भी एक पत्र लेखन का ही प्रकार है। कार्यालयों में जो पत्र लेखन किया जाता है उसी का प्रकार है टिप्पण। इसको हम पहले तो मैं आपको बताऊंगी टिप्पण है क्या, और इसको लिखने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसका प्रारूप भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न बनेगा, टिप्पण किसे कहते हैं? टिप्पण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? या फिर प्रश्न हो सकता है कि टिप्पण की विशेषताएं बताओ। किसी भी रूप में प्रश्न आपके पास आ सकता है, तो आपको उत्तर वही देना है। तो सबसे पहले टिप्पण है क्या? किसी भी विचाराधीन पत्र या मसले का निपटारा करने के लिए उस पर जो राय, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पण कहते हैं। कोई भी ऐसा मामला जिस पर विचार चल रहा है, उसका निपटान करना है, कोई समस्या है, उसके बारे में जो निर्देश या आदेश दिए जाते हैं उसको टिप्पण कहते हैं। टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। नोटिंग शब्द अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी के आगे है नियम। टिप्पण लिखने का उद्देश्य उन तथ्यों को तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करना है जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात जो विषय है, जो मामला है जिसका निपटारा किया जाना है, उसके बारे में उसके बारे में तर्क वितर्क करके उसके सारे पक्ष रखने होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। अब टिप्पण के बारे में मैं आपको बताऊंगी। टिप्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य टिप्पण और दूसरा आनुषंगिक टिप्पण। मुख्य टिप्पण और आनुषंगिक टिप्पण के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी और इनका दोनों के उदाहरण भी आपको बताऊंगी। मुख्य टिप्पण करेंगे पहले हम। मुख्य टिप्पण में सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा व विवेचन प्रस्तुत करते हैं। क्या है? जो सहायक होता है, जो विचाराधीन मामला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में उसका ब्यौरा देंगे और उसके बारे में पूरा बताएंगे कि समस्या क्या है और उसके बारे में क्या हो सकता है। वो सारा सहायक विचाराधीन उसके आगे प्रस्तुत करेंगे। अगला है टिप्पण लिखने के पश्चात सहायक अपने हस्ताक्षर, नाम व पदनाम लिखता है। जिस प्रकार मैं आपको बताती आ रही हूँ, सरकारी पत्र में भी और अनुस्मारक में भी अंत में हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखा जाता है। इसी तरह टिप्पण में भी लिखने के पश्चात जो लिख रहा है, जो सहायक है, वो अपने हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपने पद का नाम भी लिखेगा। और टिप्पण लिखने के पश्चात सहायक अपने अधिकारी के सामने उसे प्रस्तुत करता है। जब टिप्पण लिख दिया है, उसके हस्ताक्षर वगैरह उसने कर दिए हैं, उसके पश्चात उस टिप्पण को वो अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। ये तो है टिप्पण की लिखने के नियम या विशेषताएं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं टिप्पण या टिप्पणी, एक ही बात, किस प्रकार लिखा जाता है उसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पहले हम करेंगे मुख्य टिप्पणी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख्य टिप्पणी में क्या होता है? जो सहायक होता है, जो मामला है, जो मसला है, उसके बारे में संक्षिप्त उसका ब्यौरा देते हैं और विवेचन करते हैं कि वो कैसे होना चाहिए, सही है या गलत है। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें विषय हम वही लेंगे जो अब तक हमारा चलता आ रहा था। मैंने आपको सरकारी पत्र कराया था कि क्षेत्रीय कार्यालय जो करनाल है, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक करनाल है, उनका मामला था कि जो मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा कम पड़ रही थी उनको, और उसको सीमा को बढ़वाना चाह रही थी। उसी विषय को हम यहाँ भी रखते हैं। अनुस्मारक भी मैंने आपको उसी विषय पर करवाया था
और अब हम टिप्पणी भी उसी विषय पर करेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे कि बताया मुख्य टिप्पणी में उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है प्रारूप, सीधा टिप्पणी लिखनी है और उसके अंत में हस्ताक्षर करने हैं। आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, यह टिप्पणी क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या करनाल, ये साहित्य का मैंने बताया था सा और 120, ये फाइल संख्या का एक जिक्र कर दिया गया है जो उस पत्र की फाइल संख्या होगी। आप कोई भी एक फाइल संख्या ले सकते हैं। और फिर जो 21 अक्टूबर 2021 को भेजी गई है, क्योंकि जब हम पत्र लिख रहे हैं उससे पहले का ही वो मामला होगा, तभी आज आप उसका निपटान कर रहे हैं। तो आप जिस तारीख को लिख रहे हो उससे कम से कम 2-3 महीने पहले की तारीख उसमें लिखोगे। उपनिदेशक ने मोबाइल फोन के मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा को 2000 से 4000 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। मैंने आपको बताया था वही विषय, क्योंकि वो उसके बारे में वर्णन तो करेंगे ना, क्या विषय है, क्या मसला है, तो उन्होंने उसके बारे में बता दिया। अब आगे वो देखते हैं कि उन्होंने बात की है दफ्तर में, उसके बाद क्या इसके ऊपर बात की गई है। इस विषय में निदेशक महोदय ने 23 जून 2021 को जारी किए गए परिपत्र पर ध्यान देने के लिए कहा है, जिसमें मासिक सीमा 2000 है। अब यहाँ आप कोई भी उससे पहले की तारीख ले लोगे जब ये पत्र जारी किया गया होगा जिसमें कि मासिक सीमा निश्चित की गई होगी। तो अभी तो मैंने आपको बताया था 21 अक्टूबर की मैंने तारीख बताई है, ये तो वो तारीख बताई है जब सरकारी पत्र लिखा गया है कि उससे पहले उनका जो खर्चा बढ़ता जा रहा था, इस कारण उन्होंने इस तारीख को पत्र लिखा था। अब ये आप ये तारीख उस पत्र की लिखोगे जब ये पत्र जारी किया गया होगा कि मासिक सीमा 2000 होनी चाहिए। तो अंदाजन आप कम से कम 6-7 महीने पहले का तो लेंगे ही लेंगे, कोई भी एक तारीख आप। दोबारा से, इस विषय में निदेशक महोदय ने 23 जून 2021 को जारी किए गए परिपत्र पर ध्यान देने के लिए कहा है, जिसमें मासिक सीमा 2000, क्योंकि ये उस पत्र के बारे में बात हो रही है जब ये पहली बार पत्र जारी किया गया होगा, जिसमें ये बताया गया होगा कि मासिक जो खर्च है वो 2000 होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें साफ लिखा गया है कि यह निर्णय हर पहलू को ध्यान में रखकर लिया गया है। अंत में इसमें यह भी लिखा गया है कि इस व्यय सीमा में बोर्ड की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये है मुख्य टिप्पणी उस विषय पर जो हमने सरकारी पत्र लिखा था। आपने अनुस्मारक भी भेजा था कि आपको परेशानी हो रही है, आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ये जो आपका पत्र डाला गया है उस पर ये वर्णन किया जा रहा है, विवेचन किया गया है कि ये क्या समस्या है और इस पर क्या करना चाहिए। तो ये सहायक हैं, वो लिख रहे हैं टिप्पणी अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, वो फिर अपना फैसला देंगे। तो पहले तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे अपने उनके पास। तो ये एक साधारण सी उन्होंने अपनी टिप्पणी लिख दी उस विषय के बारे में जो मसला जिसका निपटार करना है उन्होंने। और अंत में बहुत ही आसान, वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, कोई भी एक रैंडमली नाम ले लेंगे आप, और नीचे पूरा नाम और अंत में अपना पद, सहायक, अनुभाग अधिकारी। तो ये तो थी हमारी मुख्य टिप्पणी, क्योंकि मुख्य टिप्पणी में मैंने आपको समझाया है कि उस विषय के बारे में संक्षिप्त रूप में उसका वर्णन किया जाएगा, उसका ब्यौरा दिया जाएगा कि मामला क्या है जिसके बारे में ये टिप्पणी लिखी जा रही है। तो उसके बारे में उसका वर्णन करेंगे उस विषय का जिससे संबंधित ये टिप्पणी लिखी जा रही है। फिर इस पे हस्ताक्षर करके नीचे और अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दी जाए। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य टिप्पणी। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, टिप्पणी 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य टिप्पणी और दूसरी आनुषंगिक टिप्पणी। अब मैं आपको बताऊंगी आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है। आनुषंगिक टिप्पणी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। टिप्पणी या टिप्पणी एक ही बात है। जैसे कि मैंने आपको जब टिप्पणी समझा रही थी उसमें बताया था कि टिप्पणी 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य टिप्पणी और दूसरी आनुषंगिक टिप्पणी। मुख्य टिप्पणी में मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी
कि मुख्य टिप्पणी में जो मामला है जिसका निपटारा किया जाना है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में सहायक उसका वर्णन करके अपने हस्ताक्षर करके अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब वो पत्र जब अधिकारी के पास आएगा तो उसको पढ़ने के बाद जो अधिकारी अपनी राय देगा वो कहलाएगा आनुषांगिक टिप्पणी या टिप्पण। आइए इसका प्रश्न क्या बनता है। ये दो रूप में आ सकता है, इसकी विशेषताएं के रूप में भी और टिप्पण लिखने के बारे में भी आ सकता है आपके पास। आनुषांगिक टिप्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या इसको लिखने के नियम बताओ। एक ही बात है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे आनुषांगिक टिप्पणी के बारे में बात कि सहायक अधिकारी या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पण पढ़ने के पश्चात अपने जो विचार लिखता है उसे आनुषांगिक टिप्पण कहते हैं। जैसे कि मैं अभी समझा रही थी कि सहायक ने वो समस्या से संबंधित अपने विचार लिख दिए हैं, उस समस्या के बारे में भी बता दिए संक्षिप्त रूप में और अपने भी विचार बता दिए और अपने हस्ताक्षर करके संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया है, जो इसको आगे अपनी राय देगा, उसको मंजूर करेगा या नहीं करेगा। जो अधिकारी लिखेगा वो कहलाएगी आनुषांगिक टिप्पणी या टिप्पण। इसका दूसरा क्या है दूसरा इसका नियम बनेगा, यदि मुख्य टिप्पण से सहमत है अधिकारी तो वह उस पर केवल अपने हस्ताक्षर करता है या फिर लिखता है कि मैं इस टिप्पण से सहमत हूं। मान लीजिए सहायक ने अपनी टिप्पणी लिखने के बाद, जो कि मुख्य टिप्पणी है, उसको अधिकारी के पास भेज दिया और अधिकारी ने उसको पढ़ा और वो उससे अधिक अगर सहमत है तो वो अपने सिर्फ हस्ताक्षर कर देंगे या फिर लिख देंगे मैं इससे सहमत हूं, तो वो उसका जवाब हो जाएगा। यदि वे सहमत नहीं है तो वह अपने विचार उसमें आनुषांगिक टिप्पण के रूप में लिख सकता है। कई बार क्या होता है कि सहायक ने वो टिप्पणी लिख के अधिकारी के पास भेज दी और वो उससे सहमत नहीं है, कि वो नहीं चाह रहे, कि उनको नहीं लग रहा वो सही है, तो वो उसमें अपने जो विचार लिखेंगे कि वो क्यों उससे सहमत नहीं है, वो आनुषांगिक टिप्पण कहला सकते हैं। अब इसका अगला नियम है, जो अधिकारी है वो सहायक अधिकारी की टिप्पण या टिप्पणी को काट नहीं सकता। हाँ, उससे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है, मतलब उसे काट नहीं सकता। ये अलग बात है कि वो उससे सहमत है या असहमत है, वो अपनी उसको व्यक्त कर सकता है भी मैं आपकी से सहमत हूँ या उससे असहमत हूँ, जिस भी रूप में है वो बता सकता है। लेकिन अधिकारी सहायक अधिकारी की टिप्पणी को काट नहीं सकता। और अंतिम इसका होगा कि यह प्रायः आकार में छोटी होती है। जो मुख्य टिप्पणी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि जो सहायक है उस मामले के बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन भी करेगा उसका कि मामला क्या था, किस मामले से ये संबंधित है टिप्पणी, और उसके बाद वो अपना भी विचार रखता है, तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो आनुषांगिक टिप्पण है इसका आकार छोटा होता है। इसमें या तो अधिकारी अगर उससे सहमत होंगे तो सिर्फ हस्ताक्षर कर देंगे और लिख देंगे भी मैं इससे सहमत हूँ, और नीचे अपने हस्ताक्षर और वो पद लिख देंगे। और यदि सहमत नहीं है तो क्या करेंगे, वो अपने विचार लिख देंगे, तो उससे असहमति व्यक्त कर देंगे। तो आज मैं आपको अभी दोनों ही उदाहरण समझाऊंगी, जिसमें अधिकारी सहमत है वो भी और सहमत नहीं है वो भी। तो दोनों ही आनुषांगिक टिप्पण का आपको उदाहरण समझाती हूँ। पहली है जिसमें अधिकारी संबंधित नहीं है, उससे सहमत नहीं है, सॉरी। देखिए आनुषांगिक टिप्पण 1, इसमें क्या है मैं ऊपर लिखित टिप्पण से सहमत नहीं हूं। करनाल कार्यालय के उपनिदेशक महोदय निर्धारित सीमा से अधिक व्यय कर रहे हैं। यदि उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी गई तो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमों का उल्लंघन किया जाएगा। अतः अतिरिक्त राशि उनके वेतन से काट ली जानी चाहिए। अर्थात जो अधिकारी है वो नहीं है सहमत इस बात से कि उनका मासिक जो वो है खर्च वो बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपनी ये टिप्पण लिख दी है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। कि अगर उनको इस बात की छूट दे दी गई तो बाकी जो कार्यालय वो भी इसी तरह की करेंगे।
तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नीचे वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपना पद लिख देंगे। ये तो हो गया अनुषांगिक टिप्पण जब वो सहमत नहीं है। कई बार अधिकारी सहमत भी हो जाते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। क्या है इसमें? उसमें तो और भी छोटा हो जाएगा कि मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूँ। करनाल क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल की व्यय सीमा 2000 रुपये से 4000 रुपये मासिक करना उचित। बस इतना सा लिखना है, क्योंकि वो मुख्य टिप्पणी में जो उन्होंने बताया है अपना लिख के भेजा, उसी के आधार पर ये अनुषांगिक टिप्पणी होती है। नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे और ब्रैकेट में फिर अपना पूरा नाम और अपना पद लिखेंगे। ये हमारी होगी अनुषांगिक टिप्पणी। दो तरह की होगी, अगर अधिकारी सहमत है तो कैसी होगी और असहमत है तो कैसी होगी। बहुत ही आसान है, इसका प्रारूप कुछ भी नहीं है। साधारण सा अपने विचार रखने हैं और अंत में अपने हस्ताक्षर, नाम और पद लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो टिप्पण या टिप्पणी, इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।